गाय का गोबर और मुल्तानी लेकर के और अच्छी तरह मिला करके हमने पौधे के घाव पर लगाना चाहिए। तो इसलिए हमने दीमक को कंट्रोल करने के लिए और 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ पड़ता है, तो आप हींग चला सकते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं। जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर मन में कुछ भी करने का जुनून हो और आप एक चुनौती के रूप में लेते हो, तो आप उसे जरूर कर पाएंगे। क्योंकि संघर्ष में इंसान अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे और आपके साथ मैं हूं दीपिका मान। आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी मेहनत और साहस के बल पर नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। इसीलिए कहते हैं कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। और हमारे साथ आज जुड़े हैं एक ऐसे इंसान जिन पर यह बात सही और स्टिक बैठती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। धर्मेंद्र कानड़ा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि अगर मेहनत पूरी लगन से की जाए तो प्रकृति भी आपके सामने हार मान लेती है। इसीलिए कहते हैं कि चीर कर धरती का सीना, पैदा कर अंधान, वो फटे कपड़ों में लिपटा, नाम पड़ा किसान। यह कहानी एक सामान्य ग्रामीण परिवार के उन्नतिशील किसान की है, जिन्होंने अपनी मेहनत व फैसलों से सबको हैरान कर दिया है और अपनी मेहनत से सफलता की पहली सीढ़ी पर पैर जमा लिए हैं। जो आप वीडियो में सेब का बाग देख रहे हैं, ये न जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है और न ही हिमाचल का पालमपुर, ये हरियाणा का चरखी दादरी जिला है। दरअसल यह सब इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि अमूमन ऐसे सेब आपने सिर्फ पहाड़ों और ठंडे इलाकों में देखे होंगे, पर चरखी दादरी जिले में भी इसकी खेती की जा रही है। उन्नतिशील किसान धर्मेंद्र कानड़ा ने चरखी दादरी जिले के अपने गांव में कड़ी मेहनत से बाग को तैयार कर दिखाया है। आज मेहनत का नतीजा यह निकला है कि पहली बार सेब के इन पेड़ों पर फल आना शुरू हो गया है। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर देश भर में अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करने का काम किया है। इसीलिए सफल इंसानों के बारे में कहा जाता है कि क्या सफलता दे पाएगा वो जो रहता है निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है अपने पैरों पर। इंसान मेहनत अकेला करता है, लेकिन सफलता के बाद सब साथ होते हैं। और यह साबित करके दिखा दिया है कि सपने किस्मत की लकीरों से नहीं, मेहनत के पसीनों से पूरे होते हैं। इसलिए यह बात कही जाती है कि मंजिलें नहीं, रास्ते बदलते हैं। जगा लो जज्बा जीतने का। किस्मत की लकीरें चाहे बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। धर्मेंद्र जी, हरियाणा लाइव टुडे पर मैं दीपिका मान आपका स्वागत करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपिका मान जी, आपने भी अपने चैनल पर हमारे जुड़ने का मौका दिया, इसके लिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में विस्तार से बताएं। नमस्कार जी, मैं किसान धर्मेंद्र, गांव कानड़ा, जिला चरखी दादरी, हरियाणा का रहने वाला हूँ। और हमारे जो पूर्वज थे वो पहले परंपरागत खेती करते थे, उसको छोड़ करके हमने ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आए। वो इसलिए आए क्योंकि ये जो खेती है ये घाटे का सौदा हो गई। आपने परंपरागत खेती जो हमारे क्षेत्र में होती है उससे हट के आपने खेती करने की कैसे सोची और यह कैसे मुमकिन हो पाया, इसके बारे में विस्तार से बताएं। इसमें जी ऐसा है कि जब आपने पूछा कि हमारी जो परंपरागत जो खेती होती थी उससे हट करके हमने जो कुछ किया है वो इसलिए किया कि जब हमारा देश का पहला राज्य ऑर्गेनिक घोषित सिक्किम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। और उस टाइम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हमारे देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां जो काम करती हैं उससे अद्भुत काम हमारे प्रगतिशील किसानों ने किया है। उस बात को लेकर के हमारे दिमाग में एक बात चल रही थी कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो तो इस बात को करने वाले हैं नहीं, जो हमारा देश जो बीमारियों की जो जाल में फंसा हुआ है। और उसी बात को लेकर के हम इस क्षेत्र के ऊपर सोचने लगे। अन्य पौधों पर भी सोचा, लेकिन हमने पौधे की उम्र देखी। जैसे यहाँ की मौसमी होता है उसकी उम्र 16-17 साल, लेकिन हमने पौधों पर सर्च मारा, देखा तो सेब की उम्र हमारे को सबसे ज़्यादा मिली 90 से 100 साल।
आपने किन किन फलों के पेड़ अपने खेत में लगाए हैं उसके बारे में विस्तार से बताएं। इसमें जी ऐसा है कि हमने जैसे अंजीर है, बादाम है, और आड़ू है, जामुन है, नींबू है, मौसमी है, किन्नू है, ये सभी पौधे यानी कि जैसे बेलपत्र है, ये हमने सभी पौधे लगाए हैं। लेकिन सेब का क्षेत्रफल हमारा ज़्यादा है कि सेब के पौधे 250 के करीब पौधे हैं, 250-250, और अभी उनके ऊपर फ्रूटिंग चालू हो गई जो आपके सामने है। कृषि वैज्ञानिकों से आपकी मुलाकात कैसे हुई और सेब के बाग के बारे में उन्होंने आपको क्या सलाह दी। देखो जी, जब हमने सेब को यहाँ लगाना चालू किया तो उस टाइम पे कुछ परसेंट हमारे जो साथ जो कृषि विभाग के या बागवानी विभाग के जो वैज्ञानिक आए उन्होंने कुछ दिन तो साथ दिया, लेकिन उसके बाद में उनकी सोच में फ़र्क आ गया। यदि गर्म क्षेत्र में सेब होने लग गया तो हमारी वैल्यू घट जाएगी। लेकिन उसमें पूसा का एक साइंटिस्ट है डॉक्टर एम के वर्मा, और उसके बाद में दूसरा है हिमाचल का है, ये नोनी यूनिवर्सिटी का है, कोई शर्मा जी है। इन दो डॉक्टरों की मेन भूमिका रही है जो हमारा साथ देने में। अब भी हमने किस तरह से गाय का गोबर लगा करके पौधे को रोकना है, कैंसर जो पौधे मारे हैं उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, तो खास करके यानी कि 2 या 3 डॉक्टर हमारे संपर्क में रहे जो अभी चल रहे हैं। तो मैं उन डॉक्टरों का देखो धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारा सहयोग दिया। आपने सेब का बाग लगाने का डिसीजन कैसे लिया और इसमें अहम भूमिका किसकी रही। इसमें जी देखो, सेब का जो बाग लगाने का था हमारा मेन फैसला, तो मुख्य उद्देश्य तो यही था कि 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था किसानों की आय दुगुनी करनी है। तो इसलिए हमने इस पौधे का फैसला लिया कि उस नज़रिए से हमने देखा कि कश्मीर और हिमाचल में सेब होता है जो पूरी इंडिया में यानी कि खाया जाता है, कमी नहीं पड़ती इसकी कभी भी। तो इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। वहाँ की जलवायु देखी, पहाड़ी क्षेत्र देखे, उसके बाद में हमने सोचा कि यदि हमारे पास ज़मीन भी है, पानी भी है, तो इसको इधर लगाएंगे तो अच्छा है। उसके बीच में जैसे 2016, 17, 18 में किसान मेले लगे हैं। पहला मेला सूरजकुंड फरीदाबाद में लगा था, उसके बाद में रोहतक लगा, फिर गन्नौर में लगा। उस टाइम पर हमारे माननीय कृषि मंत्री ओम प्रकाश जी धनखड़ थे, और उस मेले में हमारे डॉक्टर जो अभी भी जो बागवानी के जो डीजी हैं डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी जी, वो हमारे को बार बार कहते रहे मौसर हम भिवानी जिले के हैं, हम इधर सेब लगाएंगे। तो उनका कहना ये था कि तुम बड़बेर लगाओ, तुम्हारे सेब नहीं लगेंगे। आज डीजी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, तो हमने उनको सेब लगा करके दिखाया और उसी बात पर लगा के दिखाया जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि हमारे देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ जो काम करती हैं उससे अद्भुत काम प्रगतिशील किसानों ने किया। और उस बात को हमने सबूत के तौर पर मैं आज पेश कर रहा हूँ। डीजी अर्जुन सिंह सैनी जी आज मौजूद है पंचकुला में, आप उनसे पूछ के देख लेना। और मैं तो सबूत और दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे को जो मोमेंटम मिले हैं वो हम सबूत दिखाएंगे। 2017 में हम थे, 16 में थे, 18 में थे। तो हमारा प्रयास ये था कि हमने अपने क्षेत्र को किस तरह से डेवलप करना है, हमारा देश किस तरह से उन्नति करे, उन चीज़ों पर हमारा फोकस रहा है। सेब की खेती के लिए जमीन और वातावरण का आपके अनुसार कितना महत्व है। क्या कोई विशेष प्रकार की मिट्टी या वातावरण सेब की खेती के लिए होना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। देखो जी, इसमें ऐसा है कि जो वातावरण के ऊपर जो बोला जा रहा है वो तो देखो हर पौधे के ऊपर उसका प्रभाव आ रहा है। लेकिन रही मिट्टी की बात, मिट्टी के लिए विशेष हमने ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हिमाचल है और कश्मीर है, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये पहाड़ी क्षेत्र हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, पश्चिमी बंगाल है, तो यहाँ जो पौधों की जड़ें हैं वो ज़मीन में जल्दी ग्रो नहीं कर सकती। इसलिए जैसे हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये कुछ स्टेटें ऐसी हैं कि जहाँ यानी कि पौधे की जड़ें जल्दी विकास कर रही हैं। और जल्दी विकास करने का मतलब ही ये है कि यहाँ नीचे पत्थर नहीं है, तो इसलिए पौधा यहाँ जल्दी तैयार होता है और फ्रूटिंग भी यहाँ ज़्यादा दे रहा है। तो देखो, मैं तो उस चीज़ को नहीं कह सकता चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं तो एक ही बात को कहूँगा कि जो पथरीला क्षेत्र है उसकी बजाय जो बालू क्षेत्र है वहाँ यानी कि पौधे ज़्यादा सक्सेस हैं। और जो हमारे वैज्ञानिक ये कह रहे थे कि हमने ये किया वो किया, तो सिवाय झूठ के सिवाय कुछ नहीं किया। यह जो आज आपके सामने है, और हमारे खेत का भ्रमण कीजिए ताकि आपको भी पता लगे कि कितनी वैरायटी के सेब है। तो देश को आज गुमराह किया जा रहा है कि हमने वो फलानी किस्म तैयार कर दी, वो फलानी किस्म तैयार कर दी। आप धरातल पर आकर के देखिए कि हमारे पास किस तरह के सेब लगे हुए हैं, कितने सेब लगे हुए हैं।
तो देखो, मैं तो किसान भाइयों को यही संदेश देना चाह रहा हूँ सरकार को कि हमारा देश पीछे नहीं रह सकता यदि अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए। लेकिन ज़्यादातर किसान को जो कुछ कर रहे हैं तो उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो दोबारा यही अपील करूंगा कि कृपा करके देश के लिए जो अपना सहयोग दे रहे हैं उसको रोकने का प्रयास न करें। इसमें जी देखो, ऐसा है कि जैसे कह रहे थे ना कि ठंडे प्रदेश में सेब होता है, उसका रीजन केवल एक ही है कि वहाँ बर्फ पड़ती है, और बर्फ पड़ती है तो वहाँ यानी कि घास फूस नहीं होता, और घास फूस नहीं होगा तो पौधे के लिए जैसे जो घास होता है ना, वो यानी कि एक बीमारी का कारण होता है। इसलिए हम जो खेती करते हैं किसान भाई, तो जैसे सब्जियों की खेती करते हैं तो उसमें से हम घास को काटते हैं। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में अगर हम सेब की खेती करते हैं तो रोग आने का थोड़ा सा खतरा ज़्यादा है, इसलिए हमने उसके ऊपर मेहनत करनी जरूरी है। और यदि कोई वैज्ञानिक ये कहे कि सेब गिरती है वहाँ सेब होता है, तो इस चीज़ का तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई वैज्ञानिक भाई हमारे को कम से कम ये तो दिखा दे, अभी बर्फ मौजूद है और पौधे के ऊपर फ्रूटिंग है, फ्रूट दिखा दे और बर्फ दिखा दे तो मैं उस बात को मान जाऊँगा। लेकिन जब पौधे के ऊपर फ्लोरिंग चालू होती है उस टाइम पर बर्फ पिघली बिल्कुल 1% भी बर्फ नहीं होती। तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि इस चीज़ को भी आप देखिए ना, हिमाचल में कश्मीर में देखिए जा करके, क्या पौधे के ऊपर फूल शुरू होता है उस टाइम पर क्या ज़मीन में बर्फ़ है क्या। तो मैं तो यही देखो किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो हमारे पूर्वजों ने जो किया है उस चीज़ को आप देख करके चलिए। जैसे लहसुन है, प्याज है, इसमें पोटाश डालते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज उसमें लकड़ी की जो राख है ना उसको डालते थे। तो हमारे पूर्वजों को इतना पता था कि इस राख में पोटाश होती है, लेकिन वैज्ञानिकों का ध्यान उस चीज़ पर गया कि इस किसान की राख से अगर ये खेती करेगा तो हमारे को बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए किसान को देश में गुमराह, देश में नहीं विश्व में गुमराह कर, विश्व में यानी कि किसानों को गुमराह कर दिया गया। आप इस चीज़ को घेरिए, इससे आपकी खेती होगी। आज वही वैज्ञानिक इस चीज़ को बंद कर रहे हैं। तो मैं तो देखो निवेदन यही करना चाहूँगा। रही वातावरण की, तो देखो वातावरण अगर से गंदा होगा, दूषित होगा, तो वो जीव के ऊपर तो 100% नुकसान करने वाला है, चाहे उसमें पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पौधे हो। तो उसको तो देखो ये तो हर जगह पर ये नुकसानदायक है। तो ज़्यादा न कहते हुए देखो मैं इतना ही कहूँगा कि किसान भाई जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने हिसाब से करिए, ज़्यादा सलाह दूसरे की लेने की ज़रूरत नहीं है। लें तो अपने किसान भाइयों से लें, क्योंकि वही वैज्ञानिक है। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं ये चाह रहे हैं कि हमने कुछ करना नहीं और अन्य किसानों को हम करने नहीं देंगे। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करनी है। दुगनी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वैज्ञानिकों ने दुगनी आय की नहीं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में होता तो वो खुद तो कर देते, लेकिन वैज्ञानिकों को उसका विश्वास था, वैज्ञानिकों ने उनको धोखा दिया। आज हमारे देश इस गरगत में ला करके छोड़ दिया। सेब की खेती की देखभाल करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? खाद और दवाओं के प्रयोग के बारे में बताएं। इसमें जी ऐसा है कि जो सेब है, सबसे पहले हम पौधा लगाते हैं, लगाने के बाद हमें एक चीज़ का ध्यान रखते हैं सेब का, सबसे पहले हम उसको केमिकल नहीं दें। अगर हमने पौधे की कटाई छटाई करनी है तो हमने उसमें गाय का गोबर और मुल्तानी ले करके और अच्छी तरह मिला करके हमने पौधे के घाव पर लगाना चाहिए, ताकि उसमें यानी कि सूखापन ना हो। यानी कि कैंकर ना है, जो हमारे वैज्ञानिक भाई करें कैंकर, वो होता है कैंसर, वो न है। सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्रों में ये कैंकर आ रहा है। नंबर 2, यदि अगर हम DAP यूरिया देंगे तो हमारे पौधे जितने ग्रो नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने देसी खाद डालनी है। और देसी खाद में क्या होता है कि जो बालू जो जितने भी जो हमारे क्षेत्र हैं वहाँ दीमक का प्रकोप ज़्यादा है, तो इसलिए हमने दीमक को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर ले करके और 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ पड़ता है। इसको यानी कि हमने ज़्यादा नहीं, कम से कम भी यानी कि 2 महीने के अंतराल के ऊपर चलाते रहना चाहिए। तो अगर पौधे में गुड़ जाएगा तो जो वेस्ट डीकम्पोजर है वो यानी कि जो हमारी जो खाद है उसको वो गला देगा, खाद में कन्वर्ट कर देगा और दीमक नहीं आएगी। और यदि बाई देव कुछ बीमारियों का हमें एहसास हो रहा है कि हो सकता है दीमक कंट्रोल न हो, तो आप हींग चला सकते हैं। अगर हींग चलाएंगे तो हींग तो यानी किसी सूरत में भी पौधे में रोग नहीं आने देती और नई दीमक को आने देती। किसान के लिए सरकार की जो स्कीमें हैं, उन सरकारी स्कीमों का आपको कितना सहयोग मिला है? इसमें जी
किसानों की जो स्कीम है उसका जो सहयोग है उसको हमने देखने में आया है, बारीकी से हमने देखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो ठीक है ऊपर से लॉन्च हो रही हैं, लेकिन नीचे जो कर्मचारी बैठे हैं अफसरशाही उनको सिवाय रिश्वत के कुछ नहीं दिख रहा। और तो और यानी कि अभी हमने मटर है उसको ऑनलाइन कर रखा है, वो तो पूरे देश में देखी जा सकती है, मटर के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं दी गई। उसके बाद में अभी हमारा सेब का बाग है जो हमने 4 पौधों के ऊपर जाली लगा करके फिर उसको रोका है, जो पक्षियों का नुकसान होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अन्य किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं लेकिन हमारी सब्सिडी फिर भी नहीं दे रहे। अगर हमारे को सब्सिडी दे देते, अगर नेट हम लगा देते तो कौन चाहेगा कि भाई मेरा फ्रूट तैयार न हो, तो हम अपने बाग के ऊपर नेट लगाते जिससे इनकम होती। लेकिन पूरा ध्यान बागवानी विभाग का तो उस चीज़ के ऊपर है कि हमारी बेइज्जती हो गई, इस किसान ने यहाँ सेब तैयार कर दिया। इसलिए मैं तो एक ही बात करना चाहूँगा कि जितनी भी जो कोशिश है मीडिया के माध्यम से, मैं तो फिर दोबारा एक बात कर रहा हूँ कि जितने भी जो प्रयास है इनका उतने ही इन्होंने पूरा प्रयास कर रखा है कि कोई किसान नया न कर जाए, इसलिए इन किसानों को रोक दो। इसमें जैसे आप स्कीम का पूछ रहे थे, तो जैसे हमने सेब के बाग में पानी दिया है तो वो टपका सिंचाई से दिया जाता है, लेकिन वो भी रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने यानी कि टपका सिंचाई सरकार से सब्सिडी न दी, और हमने तो किसी किसान से अपनी मांग करके अपना गुजारा चला करके पौधे किस तरह से तैयार किए वो तो हमारे दिल को ही पता है। लेकिन न हमारे को ड्रिप के ऊपर सब्सिडी मिल रही, और ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर के ऊपर तो यहाँ खुली लूट चल रही है हरियाणा में। किसी का रेट 15,000 है, किसी का 9,000 है, किसी का 7,000। अगर आप परचून की दुकान में जाओगे तो आपको चीनी का भाव भी 40 है एक दुकान पर, तो दूसरी पर 40 मिल जाएगा। लेकिन ड्रिप का इस हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल भी कोई रेट नहीं है। मैं फिर दोबारा ये कह रहा हूँ कि हमने बार बार हरियाणा में भी भेजा है, ऊपर भी हम रिपोर्ट भेज रहे हैं कि जी हरियाणा की हालात ये हो रही है, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान है कि लूटे कैसे, इस चीज़ के ऊपर इनका ध्यान चल रहा है। तो मैं तो दोबारा भी यही कहूँगा कि अगर कोई सरकार इसके ऊपर जब तक ध्यान नहीं देगी तो हमारा देश का किसान उन्नति नहीं कर सकता। आपके पास कुल कितनी जमीन है और साल में आय कितनी हो सकती है? इसमें जी देखो, अभी आपने पूछा कि आपके पास कुल कितनी ज़मीन है, तो इससे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे गांव में चकबंदी चालू है, और आज मैं वो किसान हूँ तो जो मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरे पास कितने एकड़ ज़मीन है। जो चकबंदी चल रही है उसमें हालात ऐसे कर दिए हैं कि जो मेरा सेब का बाग है वो आधा बाग दूसरे किसान को दे दिया, जिसमें पोल गाड़ रखे हैं, वो देखने लायक है। और मेरे को ये पता नहीं है कि मेरी ज़मीन कितनी है, रिकॉर्ड काट रखे हैं। अगर देश में कोई रिकॉर्ड काटा जाता है तो वो कानूनी जुर्म होता है, और ये तो देखने लायक है। माँ का एक इंतकाल है, मेरी माँ के नाम ज़मीन थी, 253 नंबर इंतकाल है, उस रिकॉर्ड को ही काट दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैं तो उस नज़रिए से देखता हूँ कि सेब का बाग क्या लगाएगा, हमारे को यहाँ से बेदखल करके शायद इंडिया से बाहर निकालेंगे। हालात इतने तक हो गए। इसमें ये देखो ऐसा है कि जैसे हमने किन्नू का बाग लगा रखा था, तो किन्नू का बाग 3 एकड़ में था, वो बाग खत्म हो गया था, 2 एकड़ के करीब बाग बचा हुआ है। रही फिर उसके बाद में गेहूँ खाने के लिए हो जाता है, कुछ पशुओं को खिला देते हैं। उसके बाद में रहा जैसे सेब का बाग, सेब के बाग में अभी आस देख रहे थे, पीछे भी सोचा था अब 2022 में इससे इनकम लेंगे, लेकिन वही बात आ गई ना, चारों तरफ से रोक दिया। अब 23 में कुछ पौधों पर लगा गए, लेकिन जो पैसा अगर आ रहा हमारे पास है, कुछ हमने सरसम बो रखी थी, टोटल करके 5-6 एकड़ हमारे पास ज़मीन हो गई। तो उसमें क्या करते हैं, उस पैसे को पौधे के ऊपर लगा देते हैं, कभी किधर खर्चा हो जाता है, कभी किधर हो जाता है। तो आपको इस चीज़ से, इस बात का तो आपको ही पता है, जिस आदमी के दिमाग पर टेंशन रहती है तो कितने की ये सोचता है अभी मेरे पास टोटल पैसे कितने आ गए, क्यों उसका तो दिमाग ही सेंटर में नहीं रहता। वो किसान है, क्यों उसको ये चिंता रहती है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई मैं कैसे करूँगा, मैंने ये बाग लगाया है, मेरे सक्सेस नहीं होने दे रहे, अगर इसको किस तरह से सक्सेस करूँ, मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे लोग। तो देखो बहुत कुछ चीज़ें यानी कि दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमने ये साबुत करके देश में दिखा दिया है कि इस चीज़ को भूल जाना कि अगर किसान चाहे तो यहाँ सोना भी पैदा कर सकता है। और मैं तो वैज्ञानिक भाइयों को मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाह रहा हूँ, अगर वो ये कहें कि ये पौधा तैयार नहीं होता तो हमें बताएं, हम लगा के दिखाएंगे, उसमें फ्रूटिंग लगा करके दिखाएंगे। देश के युवाओं की खेती के क्षेत्र में दिलचस्पी कम होती जा रही है और प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो?
इसमें देखो जी, आपने पूछा तो हम उस बात में एक बात कहेंगे कि जो हमारे देश का जो युवा है वो आज से नहीं पीछे से भी यही देश का हाल रहा है कि नौकरी नहीं मिली तो वही केवल खेती की तरफ जा रहा है। क्यों? खेती एक घाटे का सौदा है। लेकिन अभी जैसे हमने बताया कि यहाँ सेब के हमने पौधे तैयार किए हैं, फ्रूट लगा दिए। जब कश्मीर में हिमाचल में सेब लगता था, उनसे पहले अगर हरियाणा में सेब लगेगा जिसकी इनकम 15 से 20 लाख के ऊपर पहुंचेगी, तो कौन कहता है कि युवा वर्ग दूसरी साइड में जाएगा। रही दूसरी बात इंडस्ट्री की, मैं चाह रहा हूँ जैसे अभी सरकार ने बनाया है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर, जो कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है उसके ऊपर 2 करोड़ रुपए तक की बगैर गारंटी के सरकार पैसे दे रही है। अभी हमारे जो बेरोजगार हैं वो उद्योग लगाएं, और अगर उद्योग लगाएंगे तो बोले हमारे को बैंक पैसे नहीं देंगे, तो सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। नंबर 2, ये कहेंगे कि भी ब्याज हमारे ज़्यादा लगता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सीधी स्कीम है कि 3% ब्याज सेंट्रल गवर्नमेंट 7 साल तक 3% ब्याज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी। और एफपीओ जो बनाए हैं उसमें 70 से लेकर के 90% सब्सिडी है। जैसे आप कंबाइन लेना चाह रहे हैं या ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी 70 से 90% सब्सिडी है। लेकिन दिक्कत यह आ रही है कि जो हमारी जो स्टेट का जो मामला चल रहा है यहाँ यानी कि घोटालों की भरमार है। मैं तो सबसे पहले यही बात कहना चाहूँगा कि ऊपर की जो सेंटर की जो पॉलिसियाँ हैं वो सही लागू हैं, लेकिन नीचे का जो प्रबंध है वो गलत चल रहा है। नहीं, सेंटर की जो पॉलिसी है उस हिसाब से अगर धरातल पर लागू की जाए तो ये क्षेत्र डेवलप हो सकता है। कारण इसका ये है कि भिवानी और चरखी दादरी 2 जिलों के अंदर एक बडराई गांव में केवल एक ही प्रोजेक्ट लगा है, और उसको भी रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि इस किसान ने इस एफपीओ ने क्यों लगाया है। तो मैं तो देखो आपसे फिर दोबारा यही प्रार्थना करूंगा कि किसान भाइयों का किस तरह से भी अगर आप साथ दोगे तो वो किसान का साथ नहीं, ये देश का साथ है। युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप इसमें यानी कि जो एफपीओज हैं इसमें आइए और करोड़ों के आप प्रोजेक्ट लगाइए। आप विदेश में हमारे इंडिया की जो चीज़ें खराब हो रही हैं उसको विदेश में भेजिए। और आप भी यानी कि अगर आप ये चाहेंगे कि मैं नौकरी करूं, नौकरी के चक्कर में आप अपनी उम्र खराब कर देते हैं। इसलिए दोबारा मैं यही निवेदन करूंगा कि आप कृषि के साथ साथ इंडस्ट्री में भी आइए। जो आज प्रधानमंत्री की सोच है कि मेरे देश में उद्योग लगे, एमएसएमई डिपार्टमेंट है, तो उसको यानी कि नेता भी धरातल पर नहीं चाह रहे। यदि अगर जो ये किसान अगर जो डेवलप हो गया, यदि अगर ये क्षेत्र जो अगर जो आगे बढ़ गया तो नेताओं की यानी कि बात में नहीं आएंगे। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जो हमारे युवा साथी हैं वो पूरे आत्मविश्वास के साथ लग जाएं कि हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है और सरकार हमारा सहयोग करेगी। तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि सरकार हमारा साथ देने की यानी कि कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं देश में रोकने वाले, तो उनकी परवाह न करके युवा साथी इस काम में जुट जाए तो अच्छा है। धर्मेंद्र जी, देश के किसानों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हो? मैं अपनी तरफ से आपके चैनल के इस माध्यम की तरफ से देश के किसानों को मैं तो एक ही संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप ऑर्गेनिक खेती के ऊपर जुट जाइए। आप अगर ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो इसकी 100% डिमांड होगी। और इन लोगों ने इस देश के जो आपको जो रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं ना, उन लोगों ने अगर जीवन की ज़रूरत है तो आपका मन मर्जी से जो रेट चलेगा उसको इन लोगों ने खरीदना होगा। इसलिए देश के किसानों से मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, आप ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें। मंडियों में अगर जो आपको ये लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो एफपीओ जो बन रहे हैं, कुछ सरकार की कोशिश चल रही है कि एफपीओ और बढ़ाए जाएँ, तो आप एफपीओ बढ़ाइए। एफपीओ का मतलब क्या है कि किसानों का ग्रुप बनता है। पहले 10 किसानों का ग्रुप बनता है, उसके बाद में अभी सरकार की स्कीम से लिए कम से कम 300 किसान। जब आप 300 किसान अगर मंडी में जाएंगे तो क्या हिम्मत है आपको कोई प्रशासन का या कोई अन्य आदमी आपके साथ गलत कर देगा। और प्रशासन का भी ऊपर भी इतना दबाव रहेगा कि 300 किसान अगर आ गए, रोड जाम हो गया, तो ऊपर बैठी सरकार हमारे से प्रश्न पूछेगी आखिर इन्होंने रोड जाम क्यों किया। तो उनको पता लग जाएगा कि मंडियों में घोटाला चल रहा है। तो अभी की जो हालात है उसको हमने काबू करने के लिए सबसे सस्ता और सुलभ तरीका मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही समझूंगा कि किसानों के लिए जो एफपीओ बने, जो फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनियां जो बनाई, जो किसानों को ग्रुप बनाए, मैं इसका धन्यवाद करता हूं। और किसान भाइयों से भी मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बनाइए और ग्रुप में काम कीजिए। देखो जी, जैसे खेती के ऊपर जो आपने चर्चा की तो उसमें जैसे अभी अपने भारत में आचार्य देवव्रत जो गुजरात गवर्नर गुजरात, ये पहले गवर्नर हिमाचल के थे
और इन ऑर्गेनिक के ऊपर काम किया। जैसे पहले सुभाष पालेकर जी थे, महाराष्ट्र के थे, उनके साथ मिलकर के ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी पीछे सीएम साहब ने भी थे, उसके बाद में कृषि मंत्री भाई JP दलाल भी था। तो पूरा प्रयास चल रहा है गवर्नर साहब का कि किस तरह से हम यानी कि अपने देश को ऑर्गेनिक क्षेत्र बना सकते हैं। और मैं तो किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि गवर्नर साहब ने जैसे बताया था, पीछे भी देश में भी चल रहा है कि बुक्स छपी हैं, आप किस तरह से यानी कि जीव अमृत, घनजीव अमृत किस तरह से आप बना सकते हैं। और उसके बाद में जैसे सोशल मीडिया है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आज का तो युग आपको पता है, एक्टिव रह करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तो दोबारा भी किसान भाइयों से देखो यही कहूँगा कि आप किसी भी तरह से आप अपना FPOs बनाइए, किसानों के ग्रुप बनाइए, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आपका परिवार भी उन्नति करे और आपका देश भी उन्नति करे। तो बार बार देखो न कहते हुए मैं तो फिर दोबारा आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि मंडियों में हो चाहे खेत में हो, कहीं भी आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, तो हरियाणा की एक कहावत है कि 100 दिन चोर के 1 दिन साहूकार का। जब फंस जाएंगे तो ये आदमी गलत काम की भूल जाएंगे, लेकिन इनको अभी 70 साल से आदत पड़ी हुई है आखिर हमने लूटना है, मैं अफसर हूँ मैंने लूटना है, मैं राजनेता हूँ, मैं विधायक हूँ, मैंने लूटना है, ये जनता के ऊपर राज मैंने करना है। तो धीरे धीरे इनको पता लग जाएगा कि तुम जेल के अंदर जाओगे तो इनकी हिम्मत नहीं रहेगी। क्यों, अभी आज अखबार में भी हम देख रहे थे, पहले भी कई बार आया है, कुछ IAS भाई हैं जिन्होंने गलत किया है, सरकार उनको पकड़ के अंदर डाल रही है। तो देखो हमने कुछ सरकार का भी साथ देना चाहिए, सरकार गलत करे तो उसकी हमने बगावत भी करनी चाहिए, लेकिन दिल में ये नहीं मानना चाहिए कि भाई हमारे लिए तो सरकार 100% गलत कर रही है। जैसे अभी PM किसान योजना है, जो प्रधानमंत्री जी ने 4 महीने में 2000 रुपये देते हैं, यानी कि पर महीने 500 रुपये। क्या प्रधानमंत्री जी ने या BJP ने कभी ये बोला था क्या इलेक्शन के टाइम पर हम आपकी पेंशन बढ़ा देंगे? कभी नहीं बोला। तो बगैर बोले जो देश के प्रधानमंत्री किसान को अगर 500 रुपये दे रहे हैं, तो कौन व्यक्ति ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री जी किसान के साथ गलत करने वाले हैं या किया है? लेकिन जो कह रहे हैं ना उनकी बातों में मत आइए, उनसे ये पूछ के देखिए कि ये हरियाणा प्रदेश में ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन की थी, आज वो 2700, 2800, 3000 रुपये के करीब जा रही है। तो 500 रुपये जो आज हमारे को दे रहे हैं, उसके ऊपर इन लोगों को दर्द हो रहा है कि किसानों को 500 रुपये क्यों मिल रहे हैं, कल ये पैसे ज़्यादा बनेंगे। इसलिए आप लोगों को ये भ्रमित करने का पूरा प्रयास चल रहा है। धर्मेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका जी, आपने हमारे को यहाँ बुलाया, आपके चैनल पर हम आए, आपने जो हमारी बातों को जनता तक पहुँचाने का जो प्रयास किया, उसके लिए मैं भी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग 60% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इस रिपोर्ट में भारत में कृषि उत्पादकता और किसान के जीवन व सरकार द्वारा किसानों को कितना सहयोग मिल रहा है और इसमें किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में किसान धर्मेंद्र जी ने आज बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आपको सामान्य ग्रामीण परिवार के उन्नतशील व संघर्षशील किसान की यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं और इस प्रकार की कहानियां और देश विदेश की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप हरियाणा लाइव टुडे के साथ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।